Hello everyone, welcome to Kanishk Coders. This is the part 2 of your series. In this series, we are going to understand that how you can implement and run a Java program. So we are going to now talk about implementation of a Java प्रोग्राम ओके पिछली वाली वीडियो के अंदर मैंने आपके लिए एक बेसिक जावा का प्रोग्राम बनाया था और अब देखते हैं उस जावा के प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं। पहले सबसे पहला स्टेप क्या होता है, क्रिएट अ जावा प्रोग्राम। पहले आप एक जावा का प्रोग्राम को कहीं पर लिखते हैं, ठीक है, कोई भी एडिटर्स के ऊपर। उसके बाद उसको आप क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे अभी कंपाइल करते हैं। उसके बाद आप उसको रन करते हैं। तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप को पहला फर्स्ट स्टेप तो आपको पता है, आपको क्रिएटिंग अ जावा प्रोग्राम मैंने पिछले में क्रिएट करके दिखाया है कैसे क्रिएट होता है। फर्स्ट स्टेप करके दिखाता हूँ अगर दोबारा से आपको। आप एक क्लास बनाई आपने, क्लास का नाम मैंने ले लिया कैपिटल ए। उसके अंदर क्या लिखना होता है, मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग और मैंने लिखा है आर्ग्स, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एस कैपिटल होता है स्ट्रिंग का, याद रखना। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, बट डू नॉट राइट इट इन एग्जाम्स। और सिस्टम का एस कैपिटल होता है, डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट एल एन होता है। आप एक बात का ध्यान रखना, प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन का मतलब अगर आप ये एल एन नहीं लिखते तो कोई बात नहीं, प्रोग्राम चलेगा। प्रिंट जो एल एन का मीनिंग होता है ना, उसका मतलब होता है न्यू लाइन। प्लीज़ बहुत बारी टीचर्स पूछते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रिंट एल एन का मतलब जो चीज़ है वो न्यू लाइन पे आएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, आप समझ लेना इस बात को। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी लिखा था, जैसे मैंने यहाँ पे मैसेज लिखा था हेलो। सो लेट्स राइट हेलो ओवर हियर। हमने इस तरीके से आपका हेलो लिख के इसको बंद कर दिया है और हमने इस क्लास को बंद कर दिया है। तो आपका स्टेप 1 डन, क्रिएटिंग अ जावा प्रोग्राम आपने क्रिएट कर लिया। अब आपने इस प्रोग्राम को क्या करना होता है, हमें कंपाइल करना होता है। तो कंपाइल करने के लिए जावा प्रोग्राम को आप क्या कमांड लिखते हो, जावा, देखिए बहुत ध्यान से लिख देखना, आप लिखते हो जावा सी, मतलब कि जावा के कंपाइलर को बुला रहे हो और जो इस क्लास का नाम है जिसके अंदर मेन, अब ये भी बहुत ध्यान से रखना, जब आगे जाके बहुत सारी जावा की क्लासेस बन जाती हैं तो जिस भी क्लास के अंदर मेन जो मेन फंक्शन होता है ना, उस क्लास का नाम हम लिखते हैं। तो उस नाम से फाइल को सेव किया जाता है, ठीक है ना। फाइल इसको सेव कैसे करोगे, इस पूरे प्रोग्राम को ए डॉट जावा के नाम से करोगे। जिसके अंदर भी मेन फंक्शन होता है उस नाम से सेव होता है। तो ए डॉट जावा के नाम से अपने फाइल सेव कर दी, जहाँ ये लिखा है। अब उसको कंपाइल करना है ना सेकंड स्टेप के लिए, तो क्या लिखते हो, जावा सी ए डॉट जावा, ठीक है। आप ये लिखोगे उसके अंदर जहाँ पे भी आपका जावा कंपाइलर है वहाँ पर। उसके बाद अब जब आपको रन करना होता है फाइल को, तीसरा स्टेप रन करना होता है। जैसे आपको प्रॉम्प्ट दिखेगा ना, ये भी आपको प्रॉम्प्ट दिखता है इसके अंदर भी इस तरीके से, जहाँ पे भी आपका कंपाइलर का जो भी प्रॉम्प्ट है उसके अंदर ऐसे दिखता है ना आपको। कुछ भी इसके अंदर होगा वैसे तो आगे भी आपको बहुत कुछ दिखेगा। सी के अंदर वो शो करेगा कि जेडीके के अंदर, मैं वो पाथ बताएगा, यहाँ पे पाथ डिफाइन हो रहा है कि यहाँ पे इसको पाथ कहते हैं बेटा। ये चीज़ पाथ होती है जो हम देते हैं कि सी ड्राइव के अंदर जेडीके के बिन फोल्डर के अंदर अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें क्या करना होगा, जावा और क्या क्लास का नाम, और डॉट जावा नहीं लिखते इसके बाद, ठीक है। सिर्फ हम नॉर्मली इतनी सी चीज़ लिखेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, जब आपने एग्जीक्यूट करना हो तो जब आपने रन करना है मतलब कि, तो आप क्या लिखते हैं, जावा वर्ड लिखते हैं और सिर्फ क्लास का नाम। और जब कंपाइल करना होता है तो आप क्या लिखते हैं, जावा सी, जावा के कंपाइलर को बुलाते हैं, उस क्लास का नाम डॉट जावा लिखते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। तो प्लीज़ इस बात को आप एक बारी और देखना चाहते हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी जावा के बारे में। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर हम लोग बात करें जावा की, तो जावा का हम प्रोग्राम बना रहे हैं, जैसे हमारे पास जावा का ये सोर्स कोड है। सोर्स कोड मतलब एक्चुअल कोडिंग जो मैंने अभी बनाई थी, एक्चुअल कोडिंग है। और अगर हम उसको क्या कर लें, कंपाइल कर लें, कंपाइल कर ली, उसको कंपाइलर से कंपाइल कर लिया। उसके बाद जावा ना दो जगहों पे आप जावा को चला सकते हो। एक होता है वेब ब्राउज़र पे, वेब ब्राउज़र वेब ब्राउज़र वेबसाइट्स के ऊपर चला सकते हो। जब आप वेबसाइट्स पे चलाते हो ना, उसको क्या कहते हैं, हम उस पर जो चलते हैं वो है एप्लेट्स। आप याद रखना, एप्लेट्स का कॉन्सेप्ट आएगा और फिर आपको आउटपुट मिल जाता है,
ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे जावा को कहाँ चला सकते हो, जावा का या फिर आप वेब ब्राउज़र पे चला सकते हो, उसको एप्लेट्स कहते हैं और आप आउटपुट आता है। या फिर जावा का जो भी है इंटरप्रेटेटर, इंटरप्रेटेटर जैसे नॉर्मल प्रोग्राम जैसे बनता है वैसे चला सकते हो, आपको वो तो पता ही है, उसका आपके पास आउटपुट आ जाता है। तो ये दो वेज हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू, कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो इसके बारे में, कि जावा के बारे में, इसके इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। अ, एक बात ही और, जो जावा के अंदर बहुत बारी पूछी जाती है, वो ये पूछा जाता है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है। जैसे ये पूछा जाता है वाई जावा इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब कि ये मैक पे भी चल जाएगी, ये विंडोज़ पे भी चल जाएगी, ये दूसरे लिनक्स या यूनिक्स वगैरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चल जाएगी। ऐसा क्यों कहा जाता है, ये इतनी ज़्यादा, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है वो पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब कहीं पे भी ले जा सकते हैं इसको, इसके कोड को। उसका सबसे बड़ा आंसर ये है बाइट कोड, बाइट कोड। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, जैसे ही आपको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वर्ड कहीं पर भी दिखाई दे जाए, तो आप ये बात समझ लीजिए कि आपसे वो कौन सा वर्ड सुनना चाह रहा है, बाइट कोड, ठीक है। बाइट कोड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो बाइट कोड होता है वो क्या होता है, जावा के अंदर एक एग्जीक्यूटेबल कोड होता है, जो हम किसको देते हैं, जावा वर्चुअल मशीन को, जेवीएम को देते हैं हम लोग। जेवीएम जो होता है उसको इसको एग्जीक्यूट करता है। और हर एक अगर हम हर एक के बारे में बात करें, जैसे मैक का, उसके पास भी अपना एक जेवीएम होता है। जावा का ना वर्चुअल मशीन होती है, इसके पास भी एक जेवीएम होता है, इसके पास भी जेवीएम होता है, इसके पास भी जेवीएम होता है, ठीक है। सबके पास जावा वर्चुअल मशीन होती है। इस वर्चुअल मशीन में हम क्या देते हैं, बाइट कोड। इस वर्चुअल मशीन को हम लोग क्या देते हैं, बाइट कोड, और वो उस बाइट कोड को रन कर देती है। तो इस बात को ध्यान रखना है हम लोगों को, कि हर एक सिस्टम की हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अपना क्या होता है, एक जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है, जो हमारा बाइट कोड लेता है और उसको वो एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये काफ़ी काफ़ी आसान चीज़ हो गई हमारे को, कि हम लोगों ने सिर्फ उसको कंपाइल करके क्या बना लेना, एक बाइट कोड। बाइट कोड जब हमारे पास आ गया, बाइट कोड को हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में देते जाएंगे। जैसे मैक को वो क्या करेगा, वो बाइट कोड को लेगा जेवीएम, उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ये वाला जेवीएम लेगा इसको भी एग्जीक्यूट कर देगा, ये वाला जेवीएम लेगा और इसको एग्जीक्यूट कर देगा। इसीलिए ये हाईली क्या हो जाता है, पोर्टेबल हो जाता है, क्योंकि जेवीएम तो ऑलरेडी है ही है हर जगह, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने में जेवीएम है। तो उसने क्या किया, सिर्फ बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया, और बाइट कोड में कन्वर्ट, जो बाइट कोड होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना देता है इसको, और वो जो बाइट कोड है सारे जेवीएम समझ सकते हैं, चाहे वो मैक वाला जेवीएम हो, चाहे विंडोज़ वाला जेवीएम हो, चाहे यूनिक्स वाला हो, तो कोई भी जेवीएम है वो उसको समझ सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जावा को इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ द रीज़न ऑफ बाइट कोड। नेक्स्ट, आप लोगों को कुछ और चीज़ों के बारे में आई विल गिव यू अ नॉलेज, जैसे कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जावा के अंदर, जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। यू कैन बी आस्क्ड, तो जावा को हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, बिकॉज इट फॉलोज दी ऊप्स कॉन्सेप्ट्स, ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को ये फॉलो करती है। इसलिए ऊप्स के कॉन्सेप्ट मतलब कि जैसे इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा, इसके अंदर क्लासेस बनती हैं, जैसे अभी हमने क्लासेस बनाई थी, ठीक है। इसके अंदर इनहेरिटेंस, जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, वो वाले कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, इनहेरिटेंस वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो वाले भी हमारे इसके अंदर, ठीक है। और बाकी जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप बात करें एक्सेप्शन हैंडलिंग जो कि है, जिसके अंदर ट्राई और कैच वगैरह आता है, तो वो सारे के सारे जो मेजर कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे ऊप्स के, जैसे कि कंस्ट्रक्टर्स, तो वो सारे के सारे ये फॉलो करता है। इसीलिए इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे मल्टी थ्रेडिंग, पैकेजेस, तो हम उनको भी धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर।
So keep following these lecture series. I'll meet you in the next class.